मेरे हिसाब से आप पास करना चाहें ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये उलझन पैदा करेगा और जब तक इसको अपन डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे तब तक नहीं। मैं चाहता था, मैंने अध्यक्ष जी को कहा कि हमारी जो है ना सेलेक्ट कमेटी को भेज करके 2-3 महीने तो लेट हो जाएंगे, 4 महीने तो लेट होंगे, कम से कम कानून बने, इसके पक्ष में हम हैं। हम चाहते हैं कि भाई राजस्थान इसमें लीड कर रहा है, हमें बहुत खुशी है। राइट टू हेल्थ देने वाला राजस्थान को पहला और मॉडल स्टेट बनाने की कोशिश में एक इस प्रकार का बिल लेकर आई है, जिस बिल को देखने के बाद मैं केवल विपक्ष का नहीं, मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि सत्ता पक्ष का भी एक एक व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि जिसके न सिर है न पांव है। अभी जो राइट टू हेल्थ का जो बिल आया है, इस बिल के कुछ ऐसे बिंदु हैं जो हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को आपत्तिजनक लगते हैं, हर चिकित्सक को लगते हैं। कारण एक तो इसमें उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और उनकी राज्य इकाइयों के साथ किसी प्रकार का कोई भी समन्वय स्थापित नहीं किया, उनकी राय को नहीं जाना गया। खुद मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य और अधीक्षक जो कि हाईएस्ट लर्नेड है, उनको भी इसमें राज्य प्राधिकरण में, जिला प्राधिकरण में होना चाहिए, ताकि चिकित्सकों की समस्याओं का एक पक्षीय निराकरण ना हो, बल्कि चिकित्सकों के समावेश से उचित निराकरण हो सके। है ना, डॉक्टर का हमेशा यही रहता है कि शांतिपूर्ण ढंग से ही जो उसका हल निकले। हम अपनी बात रख रहे हैं, मजबूती से रख रहे हैं, सरकार के कान पे जूं नहीं रहेंगे की तो ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि चिकित्सक वर्ग ऐसा महसूस कर रहा है कि उसके चारों नाक पांच सा हो रहा है। नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबरों में हम बात करेंगे एक ऐसे बिल की जो राजस्थान पहली बार लेकर आया राजस्थान विधानसभा में, राइट टू हेल्थ। 2018 के विधानसभा चुनाव के दरमियान मैनिफेस्टो में अनाउंस किया था और उसके बाद बजट घोषणा भी रही, लेकिन कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं इसके। सत्ता पक्ष का साफ ये कहना है कि हो सकता है कि बिल में कुछ गुंजाइश हो, एक बार हम लोग इसको लेके आ रहे हैं, कुछ होगा तो आगे किया जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट ये आज की आवश्यकता है और इस लिहाज से हमने मानस बनाया है कि इसे हम लागू कर सकें। विधानसभा में काफी रोचक बहस रही है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, उन लोगों का भी अपना ऑब्जेक्शन है कि हमसे सुझाव लिए गए, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया, और जो रिप्रेजेंटेशन हमारा रहा गवर्नमेंट के साथ में, उसको लेकर के भी इस बिल में चर्चाएं नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आए दिन के झगड़े होंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोई भी पेशेंट लेके जाएगा, बिल्कुल लाइए, लेकिन उसका कायदा है कि आप सर्विस लेते हैं तो आपको पैसा भी देना होगा। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ अरुण शर्मा जी हैं, डॉक्टर अनुराग शर्मा जी हमारे साथ, जेएमए के सेक्रेटरी हमारे साथ में जयपुर मेडिकल एसोसिएशन से, और हमारे साथ शैलेंद्र धावाई साहब भाजपा से। सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर साहब आप ही के पास आना चाहूंगा। सबसे पहले जो बिल है, क्यों ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत सारी खामियां हैं जो आने वाले दिनों के अंदर एक पेशेंट, उसके परिजन और हॉस्पिटल्स के बीच बड़ा विवाद का एक विषय बन सकता है? आपने बहुत अच्छे वाक्य में मेरी बात को कही दिया है वैसे, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक चिकित्सक और मरीज के बीच की हार्मोनी को डिस्टर्ब ही करेगा, डिसहार्मोनी बढ़ाएगा, एक संशय पैदा करेगा। एक चिकित्सक के पास कोई सीरियस मरीज आता है तो उसको डर लगेगा कि मैं इसका इलाज करूं नहीं करूं। अगर मैं इलाज करता हूं, खुदा ना खास्ता मृत्यु हो जाती है, तो मैं मेरी जो आर्थिक व्यवस्था है वो पूरी गड़बड़ा जाएगी। और अगर मैं इलाज नहीं करता हूं, तो जो कि मेरा एक नैतिक दायित्व है, किसी भी मरीज को मेरे को मना नहीं करना चाहिए, जो कि मैं जीवन भर से करता ही आ रहा हूं। राइट टू हेल्थ मिला या नहीं मिला, जनता को चिकित्सक बाध्य है नेशनल मेडिकल काउंसिल से, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से, अपनी हिपोक्रेटिक ओथ से, कि जो भी मरीज उसके पास आया है वो उसको पूर्णतया अपनी सक्षमता से, अपनी काबिलियत से, अपने अनुभव से उसको चिकित्सा सेवा दे। जी शैलेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आपके विधायकों ने, सीएलपी लीडर ने विधानसभा में तारीफ की बिल की, लेकिन खामियां बहुत सारी गिनाई है, और एक सवाल खड़ा किया है कि ये तो चलिए बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान, जरूरत आज की एजुकेशन और हेल्थ दोनों में आदमी बहुत लुटता है, और अगर ये अधिकार मिलता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये संदेह हो रहा है विपक्ष को कि सब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो बिल्कुल लाइए। तो ये क्यों लग रहा है? सरकार का दबाव है कि हम मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं हर जिले में, हम प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ में चिरंजीव योजना को लेकर के हमारा
सिस्टम जो बैठा हुआ है वो चल रहा है, हॉस्पिटल्स बनी हुई हैं, तो इस कड़ी में कोई दिक्कत आएगी नहीं। योगेंद्र जी, जो राजस्थान स्वास्थ्य अधिकार बिल लाया गया है, अगर आप उसको देखें तो उसके आधार जो है वो ये है चिरंजीवी योजना, उसका एक वन ऑफ द आधार है। तो चिरंजीवी योजना की आज हालत क्या है, आप देखिए सरकार ने घोषणाएं कर दी हैं, लेकिन आप देखिए दवाइयां मिल नहीं पा रही हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स चिरंजीवी योजना से जो संबंध है वो मरीजों का इलाज नहीं कर रहे हैं, वो दोयम दर्जे का उनको समझते हैं, उनको एडमिट तक नहीं करते हैं और परेशानियां आ रही हैं, जो कि अभी आपने देखा होगा रिसेंटली कांग्रेस के विधायक दिव्या मदेरणा जी, जो जोधपुर मुख्यमंत्री जी का स्वयं का गृह जिला है, वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने जाके जो बिल बना दिया गया था उस पे कितना हंगामा हुआ, ये पब्लिक डोमेन में छुपा नहीं। तो जो चिरंजीवी योजना आधार है वही पूरी तरह से फलीभूत नहीं हो पा रही है, और इनकी जो निःशुल्क दवा योजना और निःशुल्क जांच योजना है उसका भी आपने देखा होगा किस तरह से पोल खुल जाती है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल एसएमएस में जाते हैं और वहां की जनता और परिजन उनको बताते हैं कि दवाइयां नहीं मिल पा रही है, दवाइयों के लिए बाहर से पर्चियां कट रही है और बाहर से हमको दवाइयां लानी पड़ रही है और महंगी दवाइयां आ रही है, जांचों की मशीन नहीं है और जांचें अगर मशीन है तो खराब भी पड़ी है। तो ये जो तमाम आधार है, जो पब्लिक हेल्थ भी एक उन्होंने आधार माना है इस राइट टू हेल्थ बिल में, उस पब्लिक हेल्थ में देखिए आप ना तो शुद्ध सब्जियां दे पा रहे हैं, ना शुद्ध खाद्य पदार्थ दे पा रहे हैं, ना आप शुद्ध पानी दे पा रहे हैं, और जो सफाई व्यवस्था का हालात है, क्योंकि पब्लिक हेल्थ जो है, जन स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इंटरनेशनल इशू है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, WHO उस पर बहुत गौर करता है, लेकिन हालात ये है कि वो भी आप पूरी तरह से सफाई व्यवस्था हाइजीनिक तरीके से नहीं दे पा रहे हैं, सब चीज अशुद्ध है। आप देखिए नकली दवाइयां तक बन रही है, उस पर कोई राज्य सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और जो प्रावधान किए गए, आप देखिए जो प्रावधान है वो अगर उसमें आप धारा 3B की बात करें तो उसमें आप कह रहे हो कि भाई ओपीडी, आईपीडी, कंसल्टेशन और इमरजेंसी में सब मुफ्त दे रहे हैं, ये तो पहले भी दे रहे हैं आप मुफ्त, तो इसमें आप नया क्या ला रहे हैं? आप देखिए एक नया जो इसमें गलती सरकार करने जा रही है, आप देखिए जो इनका धारा 3C है उसमें आपने कहा है कि कोई भी मरीज अगर इमरजेंसी में जाता है तो कोई भी प्राइवेट अस्पताल बिना पैसे मांगे उसका इलाज करेगा। अब उस पैसे की व्यवस्था कौन करेगा वो इसमें स्पष्ट नहीं है, क्या राज्य सरकार देगी या कोई संस्था देगा या वो मरीज देगा? तो अब ऐसे में आप देखिए कि प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों में आप देखिए कन्फ्रंट होने की स्थिति आ जाएगी, वहां पुलिस चौकियां लगानी पड़ जाएंगी राज्य सरकार को। तो ये बहुत हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, बिना तैयारी के बिल लाया गया है, और जिस हिसाब से आपने बताया इसमें कुछ रिप्रेजेंटेशंस आए उनको भी कंसिडर नहीं किया। तो जो इसके चिकित्सा स्वास्थ्य के जो लोग हैं जिनकी भागीदारी है, चाहे डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल या नर्सिंग स्टाफ हो, उन सबको इनको बुला के एडवाइस देनी चाहिए थी, इसलिए हड़बड़ी में लाया गया बिल है। हम ये कह रहे हैं राजस्थान की जनता को स्वास्थ्य मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि सिर्फ आप घोषणा कर दें और एक झुंझुना पकड़ा दें, तो वो नहीं होना चाहिए। अरुण जी, खामियां बताई जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास में है नहीं, फ्री मेडिसिन की व्यवस्था की है, फ्री जो आप हेल्थ चेकअप, जांच, सबकी बात है, लेकिन एक डर सबको ये लग रहा है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 जो आया था उसकी जो स्थिति रही, फेल हुआ वो बिल, क्या उसी तरह से होगा? क्यों हाउस में जब मैं सुन रहा था डिबेट तो बहुत सारे लोगों का यह कहना था कि ये कहीं उसी की तरह तो उसका असर नहीं होगा। अभी जो आपके साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं भाजपा से, उनका भी यही कहना है कि आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाइए। देखिए योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आज राजस्थान प्रदेश वासियों को बधाइयां देता हूं कि एक बड़ा ऐतिहासिक राइट टू हेल्थ का बिल पारित होने जा रहा है, हो ही जाएगा, और ये ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है क्योंकि राजस्थान पहला प्रदेश बनेगा देश में जहां राइट टू हेल्थ को इतनी डिटेल, एक्चुअली आप देखें तो ये श्रृंखला है जो 2011 से शुरू हुई है, ये आज की बात नहीं है। 2011 में पहली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने निःशुल्क दवा योजना आरंभ की थी, तब देश में ये पहल थी, सिवाय तमिलनाडु के और कहीं भी ये निःशुल्क दवा योजना नहीं थी, और हमने इसको शुरू किया, काफी सक्सेसफुल रही और आज उसका दायरा बढ़ गया है, उसमें जांच भी शामिल हो गई है। तो एक आदर्श मॉडल के तौर पर राजस्थान सरकार ने हेल्थ का विषय लिया है, जो आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा और हेल्थ दो एरिया हैं जहां अगर हम समाज का सचमुच उत्थान चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो इन पे ध्यान देना जरूरी है, वहां हमारा पूरा फोकस है। देखिए, आए दिन योगेंद्र जी, आप और हम सब समाज में रहते हैं, इस टाइप के दर्दनाक किस्से हमने सुने हैं कि कितना भी क्रिटिकल पेशेंट हो, कई बार
अफरा तफरी में, जल्दबाजी में, क्योंकि पेशेंट की हालत इतनी नाजुक होती है कि वो अस्पताल पहुंचता है और वहां उससे पहले अग्रिम राशि मांगी जाती है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल में तो बड़ा आम है, रूल है शायद, कि आप पहले पैसे जमा कराइए फिर बात कीजिए। इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि आप आपातकाल क्रिटिकल पेशेंट्स को इलाज के लिए मना नहीं करेंगे, आप इलाज शुरू करेंगे, बाद में उसका इंतजाम होता अरुण जी, रहेगा। यहाँ एक बात सब जानना चाहेंगे कि पैसे देगा कौन? देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल है, चिरंजीवी योजना में हर हॉस्पिटल ने उसको लागू नहीं किया है, जहां पे नहीं है। और ये बात मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर कहीं पे कोई सीरियस पेशेंट है, उसको दिखाई दे रहा है कि सामने हॉस्पिटल है, वो वहीं लेकर के जाएगा, उसके इमरजेंसी में लेके जाएगा। अब वो लगता है कि मेरे बूते से बाहर है तो उसके सामने बड़ी परेशानी होगी। अगर उसको लगता है कि मैं वहन कर सकता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। ऐसे में राइट टू हेल्थ बिल है, वो उसे अधिकार दे रहा है कि आप नजदीक में जो हॉस्पिटल होगा आप उसमें जाके इलाज कराइए, लेकिन पैसे देगा कौन? देखिए, मैं जो उदाहरण आपको दे रहा हूं उसमें ये नहीं है कि उसके पास पैसे देने के लिए बाद में इंतजाम नहीं होगा। देखिए, जिसका परिजन बीमार होता है, हमने देखा है लोग खेत बेच के कैंसरों के इलाज करवाते हैं, घर बेच के इलाज कराते हैं, अपने परिजन को बचाने की कोशिश करते हैं। तो आप चाह रहे हैं कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में आप अपना खेत बेच के आप कराएं? आपकी बारी आए तो बोलिए। क्यों लग रहा है आपको कि खेती बेचने की बात आई? नहीं, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। शैलेंद्र जी, कह रहा हूँ कि आप ये चाह रहे हैं, आपने बोला ना, नहीं, जी मैं बोल रहे हैं कि खेत बेच के चुका देगा, पहले नहीं मैं आपको नियत की बात बता रहा हूँ हाँ। कि कोई पेशेंट का परिजन जानबूझ के पैसा नहीं देना चाहे, ऐसा नहीं होता है, पर कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि उस समय उसके पास नहीं है। इसमें फोकस ये है कि आप इलाज तो आरंभ करें, उसके बाद कौन देगा की सिचुएशन अभी नहीं आई है। और इस बिल के फाइन प्रिंट, योगेंद्र जी, अभी आना बाकी है, डिटेल पूरी आएंगी और इन सब का सॉल्यूशन निकलेगा। देखिए, विरोध के लिए विरोध करना सिर्फ क्योंकि आपका कर्तव्य है विरोध करना, मेरे दोस्त ने अभी कहा ये झुंझुना है, ये बहुत महंगा संवाद पड़ेगा इनको, क्योंकि राजस्थान की जनता देख रही है कि एक सीरीज चल रही है उसको बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए, उसमें सब कवर है। चिरंजीवी योजना कह लीजिए, निःशुल्क दवा योजना कह लीजिए, और अब ये राइट टू हेल्थ जो कि अनूठा कार्यक्रम है राजस्थान सरकार का, इसको अगर आप झुंझुना कह के प्रचारित करोगे तो एक आम आदमी आपको कोई इसमें क्रेडिट नहीं देगा, फायदा नहीं होगा। हर चीज का विरोध सिर्फ इसलिए कि आप विपक्ष में हैं नहीं करना चाहिए। इतना तो शायद इनके लोग भी विरोध करने के लिए विरोध नहीं कर रहे हैं। अरुण जी, आपको मैं बता देना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए, अभी राजस्थान में पीएचसी सीएचसी में 50% से अधिक डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, नर्सेज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दवाइयां नहीं है, मशीनें नहीं है, और आप बता रहे हो राइट टू हेल्थ बिल हम ला रहे हैं। अरे आप जब करते जब चीजें बजट का प्रावधान नहीं, आपने क्या अतिरिक्त बजट का डॉक्टर साहब के पास जाना चाहूँ, मैं डॉक्टर साहब के पास जाना चाहूँ। डॉक्टर साहब, ये कोई भी जानना चाहेगा, ये बात सही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनका अपना एक फंडा है कि आप पैसे देंगे तो इलाज होगा, ठीक है, लेकिन राइट टू हेल्थ में ये बात जो आ रही है कि आप इलाज के लिए मना नहीं कर सकते हैं। आप लोगों से सरकार का डिस्कशन हुआ भी होगा, आप लोगों के एसोसिएशन मिले भी होंगे कि भाई बिल लेके आ रहे हैं, तो जो रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने दिया होगा, कहीं ये मैच नहीं कर पा रहा है, या फिर जो एक आशंका भी चल रही है, क्योंकि बिल की पूरी कॉपी किसी ने पढ़ी नहीं है, जब हम डिबेट कर रहे हैं उस दरमियान जो चर्चाएं हैं उसी के आधार पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सर्कुलेट हो नहीं सकता वो जब तक चर्चा नहीं हो। तो क्या लगता है आपको कि ये इसमें कुछ होना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट ने कुछ आश्वस्त किया है कि निश्चिंत रहिए हम पैसे देंगे, अगर कोई गंभीर पेशेंट आता है या उससे दिलवाएंगे, क्या व्यवस्था क्या रहेगी? देखिए, इसमें सबसे अनफॉर्चुनेट बात ही यही है, हम राइट टू हेल्थ का कतई विरोध नहीं कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी एक तरह से सब चिकित्सकों को गाइड करती है, उसकी तरफ से राइट टू हेल्थ का प्रावधान है। हम राइट टू हेल्थ को कभी भी निगेट नहीं कर सकते। ये सरकार की बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी सोच के साथ सरकार एक प्रावधान ला रही है, पर इसमें अति तत्परता दिखाई गई है। इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं वो जनता, सरकार और चिकित्सक वर्ग है। चिकित्सक वर्ग ग्राउंड पे जाके सेवाएं देगा, सो डायरेक्टली इन्वॉल्व है वो।
चिकित्सक वर्ग को इसमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है। चिकित्सक वर्ग की जो सबसे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इंडिया में है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है और इसलिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसका इस प्रारूप में जो बिल आ रहा है उसका कतई विरोध करती है और इसको कहती है कि आप संशोधित कीजिए, हमें शामिल कीजिए वार्तालाप में, हम आपको जनता के हित में और भी अच्छे सजेशंस देंगे। वो नेगेटिविटी के साथ हम नहीं आना चाहते, हम पॉजिटिविटी के साथ आना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है, मेरी अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं राजस्थान के डॉक्टर सुनील चुग और कार्यवाहक सचिव डॉक्टर राहुल कट्टा, हमारे जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अनुराग धाकड़, इन सबसे अभी मेरी यहाँ आने से पहले वार्तालाप हुआ है और इस प्रारूप के साथ अगर आने की चेष्टा सरकार की रहती है तो उन्होंने कहा है कि हो सकता है हमें कल से और ज्यादा इसमें कड़ा अपना विरोध जताने के लिए हो सकता है अस्पताल बंद करने का आह्वान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से कल हो, क्योंकि ये जो प्रेजेंट फॉर्मेट में आ रहा है ये कतई ठीक नहीं है और इससे जनता का लाभ कितना होगा और हानि एक आम मरीज की कितनी हो सकती है इसको देखना चाहिए। इसके बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये और चिकित्सा सबसे संवेदनशील विषय है। डॉक्टर साहब, एक मैं हाउस में सुन पा रहा था, एक बड़ी बात आ रही थी, वो चाहे सत्ता पक्ष के विधायक थे चाहे सत्ता विपक्ष के थे, सब एक बात कह रहे थे कि बाकायदा नाम लेकर के कि हॉस्पिटल्स में भी एक तरह से लूट मची हुई है। कोविड के दरमियान जिस तरह की स्थितियां सामने आई वो बहुत भयावह स्थिति थी और बिना कोविड के दौरान मैं माफी चाहूंगा, कोविड के दौरान चिकित्सक वर्ग हार्डली स्लेप्ट, हार्डली चिकित्सक वर्ग सोया है। 24 घंटे जितने दिन कोविड रहा है चिकित्सक ओवरलोडेड थे। आप जानते हैं अपने जो डॉक्टर मरीज रेशो हिंदुस्तान का से नहीं सर, इतना तो भयावह का सिस्टम चरमरा गया, हुक्म सिस्टम चरमरा गया। क्या इतना ज्यादा ओवरलोडेड थे, डॉक्टर दिन रात मेहनत कर रहे थे, कई डॉक्टर्स मर गए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूरी लिस्ट है, 1000 संख्या तक पहुंच गई जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बता रही है कि डॉक्टर सेवा करते करते मृत प्राय हो गए। इतना लोड था, इतना चिकित्सा सेवाएं, नर्सिंग स्टाफ कमिटेड था, डॉक्टर्स कमिटेड थे, लैक ऑफ जो अवेलेबिलिटी जितनी भी देखिए डॉक्टर्स पे नर्सिंग स्टाफ पे कोई उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो मैनेजमेंट उसमें हो सकता है कि डॉक्टर्स में हो, उनको लेकर के सबका ऑब्जेक्शन था कि जो स्थितियां बन जाती हैं कि बूते से बाहर एक सोच होती है, कई बार इस तरह की बातें निकल करके आती हैं कि वेंटिलेटर पे डेड बॉडी को भी लगा दिया जाता है। बहुत सारे, मैं नहीं कहता सब करते होंगे, लेकिन ऐसे उदाहरण आते हैं। बहुत सारे लोग डालते हैं कि देखिए बॉडी लेकर के गए फिलहाल हॉस्पिटल के अंदर, सीधा उन्होंने किया कि ये वेंटिलेटर पे ले लिया गया। ऐसे उदाहरण कई आते हैं सामने, उदाहरण ऐसे भी हैं। लगता है उदाहरण देखिए, जब इतना बड़ा वर्ग है, अगर अगर हॉस्पिटल्स अपना खुद का प्रोटोकॉल तय नहीं करेंगे तो सरकारों को कहीं तो लगाम लगाना होगा। चिकित्सा, शिक्षा, फौज, ये इतना बड़ा वर्ग है और ये बड़े स्तंभ है देश के। चिकित्सा बहुत बड़ा वर्ग है, उदाहरण हर तरह के मिलेंगे आपको। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं, मुश्किल से 3 महीने भी नहीं हुए हैं, एक डॉक्टर साहब ने सुसाइड किया दौसा में, राष्ट्रव्यापी इसकी खबर बनी। बिल्कुल, किन परिस्थितियों में उन्होंने सुसाइड किया? क्या उस पे कुछ अंदर विषय में नहीं होना चाहिए? वो भी अनफॉर्चुनेट है जो आप कह रहे हैं और ये भी अनफॉर्चुनेट है। तो जब इतना बड़ा काम होगा, इतने बड़े, तो हर तरह के उदाहरण मिल जाएंगे, पर उन उदाहरणों को एक जनरलाइज करके आज मान लीजिए दौसा में, तो क्या हर मरीज इस तरह का हो सकता है? क्या डॉक्टर सब मरीजों का इलाज बंद कर दें? क्या चिकित्सा समुदाय को ऐसा फैसला लेना, या जो प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई मरीज को मान लीजिए कोई अनावश्यक बिल देना पड़ गया किसी परिस्थिति में, या देखिए प्राइवेट अस्पताल है, मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का यहाँ जयपुर ब्रांच को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्राइवेट सरकार ये विषय नहीं है। बेसिकली भी ये बात है कि चिकित्सक वर्ग को इसमें शामिल किया जाए, इस बातचीत में लिया जाए और एक स्टेक होल्डर के रूप में उसको आमंत्रित किया जाए, पूरा कॉन्फिडेंस लिया जाए। आप प्रवर समिति को भेजिए, प्रवर समिति के साथ जो भी निष्कर्ष निकले और चिकित्सा वर्ग के साथ जो भी उनके वार्तालाप के बाद जो आए, करिए ना, कौन आपत्ति करेगा? कोई नहीं करेगा। जी शैलेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा, मैं 2 बातें जानना चाहूंगा। आपकी पार्टी के विधायक भी और सत्ता पक्ष के भी, या फिर हम चले जाएं 5-6 साल पहले, उस वक्त भी आपकी पार्टी के विधायक, उस वक्त की विपक्ष कांग्रेस के विधायक,
एक बात कहते हैं कि सब अस्पतालों में लूट मची हुई है, बॉडीज डेड बॉडी होती है उनको भी वेंटिलेटर पे ले लिया जाता है। एक हो सकता है कोई, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, कोई हो सकता है, मैं ये नहीं गारंटी दे सकता, कोई ऐसा नहीं कर सकता, वो कहीं पे भी गंदगी हो सकती है। लेकिन साहब ये बताइए, लगाम लगाने के लिए फिर अगर कोई कदम उठाता है तो फिर उसमें इतने मीन मेक निकाल दिए जाते हैं कि बिल तो कोई भी लेके आएगा। अगर आपकी गवर्नमेंट भी लेकर के आए हेल्थ को लेकर के, उस वक्त के आज सत्ता पक्ष में बैठे हुए, लेकिन क्या वास्तव में कहीं चर्चा करके इसे सॉर्ट आउट करेंगे? फिर ऐसे ही हम चलाते रहेंगे और केवल बस ये होगा कि वो बिल लेके आए तो हम विरोध करेंगे, कहने को या दिखाने को, बाकी सब कुछ एक ही है। नहीं योगेंद्र जी, आपको ये बात समझनी होगी कि सरकार को अगर बिल लाना था तो उसको पहले सर्कुलेट करना चाहिए था, जनमत में जाना चाहिए था, सब विधायकों के पास जाना चाहिए था। आप देखिए कल रात को कॉपी दी गई और आज चर्चा हो रही है उस बिल पर। वो कॉपी पूरी तरह सर्कुलेट नहीं हुई, किस तरह से आपने ये बिल को पास कराने की बात करी है, तो उसमें जो एम्बिग्यूटीज हैं, कमियां हैं, उस पर तो बात रखी जाएगी ना कि आपने ठीक है साहब प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिसयूज करते हैं और उन पे लगाम होना चाहिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं बन जाए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स और मरीजों के बीच में जंग शुरू हो जाए। मेरा ये कहने का मतलब है कि पैसा कौन देगा? आखिर प्राइवेट हॉस्पिटल भी कोई स्वयंसेवी संस्थाएं तो है नहीं, उनको भी अपना मैनेजमेंट चलाना, लेकिन इस तरह के प्रावधान होने चाहिए ना कि जिससे आपको स्पष्टता रहे कि भाई अगर कोई मरीज आ रहा है बिना भुगतान के या बिना आप एडवांस लिए उसको कर रहे हो भर्ती, तो कौन इसकी जिम्मेदारी ले रहा है? तो ये सब चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। प्लस मैं आपको ये और बता देना चाहता हूं कि जो क्लिनिकल आपने बात कही थी, क्लिनिकल अचीवमेंट एक्ट, वो भी नहीं लागू हो पाया था, जबकि कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि हम एक रेगुलेटरी बॉडी बनाएंगे। आप देखिए ये जो आप ये राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय अथॉरिटी बना रहे हैं, तो इससे तो इंस्पेक्टर राज ज्यादा बढ़ जाएगा। आप देखिए परेशानियां ज्यादा बढ़ेंगी। तो हम वही बात कह रहे हैं कि जो आपने प्रावधान लागू किए हैं इस एक्ट में, उन प्रावधानों को सही करिए, क्योंकि प्रावधान सही नहीं है। आप देखिए क्या चिकित्सकों के लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है क्या? फिर आपको यहां अथॉरिटी बनाने की क्या जरूरत है? तो क्या वो इनकंसिस्टेंट नहीं हो जाएगा, उसका विरोधाभासी नहीं हो जाएगा इस एक्ट में? तो ये तमाम बातें हैं। आपने सिर्फ पब्लिक हेल्थ और पब्लिक केयर सेक्टर इनको अलग अलग करना चाहिए था और दो अलग अलग बिल आने चाहिए थे। इस पर पूरी तरह से चर्चा होनी चाहिए थी, लोगों के पास जाना चाहिए था, डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए था जो इसके बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उस तरह से प्रॉपर चर्चा होकर बनता। हम भी चाहते हैं कि राजस्थान की जनता को स्वास्थ्य का अधिकार मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो कि मरीज इसमें परेशान हो जाए और आपस में मनमुटाव होते रहे और सरकार जो है सिर्फ घोषणा करके चले जाए। देखिए आप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सिर्फ घोषणा करते हैं, वो धरातल पे आएगी नहीं आएगी इसकी कोई जिम्मेदारी उनकी नहीं है। आपके बाद में तो घोषणा थोड़ी होगी, घोषणा मीन्स आपका कानून बनेगा तो कानून भी सही बने ना, सही दिशा में बने। वो कानून सही दिशा में बनेगा तभी लाभ मिल पाएगा मरीजों को और डॉक्टर्स भी सुरक्षित रहेंगे और अच्छा सिस्टम चलेगा। अभी तो आपके पास आपने इसमें अतिरिक्त बजट की व्यवस्था तो की नहीं, आप तो वो चिरंजीवी योजना का जो बजट है, आपका जो पब्लिक हेल्थ का बजट है, उसी को आप लागू कर रहे हो। आप देखिए इसमें कोई अतिरिक्त बजट की घोषणा नहीं है। आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात कर रहे थे, आप हॉस्पिटलों की हालत देख लीजिए, जिला अस्पताल हो, पीएचसी हो, सीएचसी हो, डिस्पेंसरी हो, आपने मोहल्ला क्लिनिकें खोली है, वहां का क्या हाल है? अरे जो व्यवस्थाएं हैं पहले आप उनको सुदृढ़ कर लेते, उनको सही करते तो राइट टू हेल्थ जो बिल आ रहे हो वो और प्रासंगिक होता, लेकिन आज वो प्रासंगिकता नहीं रह पा रही है। इसीलिए इसका कह रहे हैं हमको बिल्कुल विरोध नहीं, हम तो कहते हैं कि अधिकार होना चाहिए लेकिन प्रॉपर तरीके से हो ताकि इसमें कोई कमी नहीं हो। और उसमें आप हमने तो सुझाव दिया, प्रतिपक्ष के नेता ने हमारे कहा है कि साहब इसको प्रवर समिति को भेजिए, डॉक्टर्स को बुलाइए और एक कमेटी बनाइए और तरीके से उसमें सारी चीजों बता दूं योगेंद्र जी, इसमें आप देखिए राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी चरमराई हुई है। आप देखिए नीति आयोग ने एक सर्वे रिपोर्ट दी थी जिसमें राजस्थान का हेल्थ इंडिकेटर्स में 16वां स्थान है राजस्थान का। अगर आप देखेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, उसमें भी आप देखिए जो डेथ्स हो रही है वो कैंसर से, हाइपरटेंशन से, डायबिटीज से, और इसका रेशियो 50% से अधिक है। अभी हमारे कुपोषित बच्चे हैं 50% से अधिक, अभी महिलाएं हमारी 59% से अधिक जो है वो अनेमिक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो पहले आप इनको सबको ठीक करिए, उसके बाद आप राइट टू हेल्थ बिल लाइए, बिल्कुल लाइए। लेकिन इस तरह का कि सिर्फ आप जनता को दिखाने के लिए कोई कानून लाना चाहते हैं, उस कानून का इंप्लीमेंटेशन नहीं हो, वो जनता के साथ धोखा हो जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी जनता के साथ धोखा ना करे। शैलेंद्र जी, जनता के साथ लगातार धोखा ही हो रहा है, आपको नहीं लगता? ये 3 साल में ही भुखमरी, गरीबी, एनीमिक, कुपोषण, आपको नहीं लगता वर्षों से धोखा ही झेल रही है जनता? तो इससे ऐसा नहीं है, आंकड़ा बड़ा है, कांग्रेस की सरकार में आंकड़ा बड़ा है,
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना चलाई थी, जिसका 64,000 करोड़ का बजट आपको बताया था। मैं आपको एक और बता देना चाहता हूं, राजस्थान में स्वास्थ्य का बजट कितना है साहब? 1.5% से भी कम है। जबकि अगर आपको देखना पड़ेगा नेशनल हेल्थ जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली आपको 2.5 से 3% बजट होना चाहिए। आपने तो 1.5% बजट से भी नीचे रख रखा है। तो ये सारी तमाम बातें, ऐसा नहीं आप देखिए भामाशाह योजना किसने शुरू करी थी, कोई स्टेट है अपने, वो आपने आयुष्मान भारत। सर मैं एक बात कहूंगा, कोई स्टेट ऐसा है जिसके लिए आप कह सकते हैं कि हेल्थ और एजुकेशन जिसके लिए गवर्नमेंट की नेशनल पॉलिसी बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमारा जीडीपी का परसेंटेज उसमें जाता हो? कोई स्टेट का आप मुझे बता दीजिए, किसी भी स्टेट, और नॉट ओनली इन स्टेट, यूनियन गवर्नमेंट ऑल्सो। यूनियन गवर्नमेंट का भी नहीं है सर, है ही नहीं। कहना बहुत सहज है। कोई भी, जब भी मैंने सवाल खड़ा किया कि आपको नहीं लगता कि जनता के साथ तो लगातार धोखा ही हो रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य है जनता का। कहना बहुत सहज है लेकिन देना कोई नहीं चाहता उसको। और मुझे ये जो मैं चर्चा सुन पा रहा हूं, चाहे असेंबली में चाहे हमारे पैनलिस्ट के बीच में, कहीं ना कहीं इसमें कोई डायलॉग का अभाव जरूर रहा है। डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हमारे साथ में चर्चा नहीं हो पाई, होती तो शायद हो सकता है कोई रास्ता निकल जाता। देखिए योगेंद्र जी, ये जो राइट टू हेल्थ है इसका वादा हमने चुनाव में 2018 में। चलिए, लेकिन इसी बीच में अभी विधानसभा से जो खबर है कि बिल को जो अभी डॉक्टर साहब शैलेंद्र जी विपक्ष ने जो डिमांड की, इसे सेलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि अब इस बिल पे कोई रास्ता निकलेगा। हो सकता है कि सरकार के ध्यान में आया हो। और मेरा यह कहना भी है कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसमें किसी को नफा नुकसान की तरह नहीं देखना चाहिए। अगर बिल में कई खामी है, अगर विपक्ष भी अगर कोई मजबूत उसमें आधार के साथ में अगर कोई चर्चा में पॉजिटिव चीजें दे रहा तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये नहीं करना चाहिए कि बिल हमारा है तो विपक्ष कौन होता है, डॉक्टर्स ने कह दिया, हमने जो कह दिया। बहुत अच्छी बात है आपकी तरफ से अगर ये खबर आ रही है तो मैं मान के चलता हूं कि बिल्कुल पुख्ता खबर है और इसका मतलब बिल प्रवर समिति की ओर भेज दिया गया है और इस वक्त के लिए डेफर कर दिया गया है। तो मैं आप सबको बधाई दूंगा कि सबके लिए अच्छा ही होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिपक्ष नेता है उन्होंने तो कहा ही है कि आप उसको प्रवर समिति में भेजिए। चलो, अच्छी बात है। इसमें सवाल नहीं है। मैंने अभी यही सवाल किया जैसे ही वहां से खबर आ रही है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई डायलॉग का अभाव रहा है, कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है, उसे दुरुस्त करना चाहिए। क्योंकि जिनके माध्यम से आप सर्विस डिलीवरी करना चाहते हैं, अगर वही तैयार नहीं है तो होगा कैसे ये? तो आई थिंक ये बेटर है। और मैं इस पे जानना चाहूंगा आपसे कि गवर्नमेंट का जो स्टेप है वो सामने है कि सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। अब आपको लगता है कि सबके साथ चर्चा करके इसे पुख्ता बिल के रूप में लाया जाए? मैं यही कह रहा था योगेंद्र जी आपसे ये ब्रेकिंग न्यूज से पहले कि ये ऐसा नहीं है कि कल स्वास्थ्य मंत्री को कोई सपना आया और आज परसों सपना आया, कल उनने पेश कर दिया, आज पास हो गया। ये हमने वादा किया था अपने 2018 के चुनाव के मैनिफेस्टो में, उसके बाद से ही लगातार मंथन चल रहा है। और पिछले 1 साल से तो बहुत डिटेल्ड इसमें सलाह सूद, एक्सपर्ट्स की राय और जो भी मॉडल्स हैं। अरुण जी, आपको कहना चाहूंगा क्यों विरोध हो रहा है? डॉक्टर्स क्यों विरोध कर रहे हैं? फिर आपको क्यों प्रवर समिति को भेजना पड़ गया? आप लागू करते हैं ना इस बिल को, क्योंकि आपने रात आपने किस तरह से उसको कैलकुलेशन कराया? क्या आपने इसको पब्लिक डोमेन में डाला? आज हम धन्यवाद देते हैं कि सरकार ने इस बात को माना और उसको प्रवर समिति को भेजा और एक अच्छा कानून बन गया है। हम ये चाहते हैं कि राजस्थान की जनता को अच्छा स्वास्थ्य मिले। डेमोक्रेसी का ये अच्छी सरकार, प्रजातांत्रिक सरकार का एक नमूना राजस्थान की सरकार ने दिया है। आपने कितने बिल केंद्र में प्रवर समिति को भेजे? शक्ल तक नहीं देखी। किसान बिल आपने पास किया था, किसी से पूछा? कैसी बातें करते हैं ये? दोनों ही बातें हैं। कम से कम यहाँ उसको कंसीडर किया गया के बाद भेजा। हमने तो उनको बुलाया, पूरा डेलीगेशन किया, कंसीडर कराया। ऐसा नहीं है केंद्रीय मंत्री सारे जो उनके प्रावधान थे उनके सुझाव थे स्वीकार करने की बात। मैं माफी चाहूंगा। चलिए, जो भी है अंत बला सब बला। बिल्कुल। अगर कार्रवाई जो विधानसभा की चल रही थी उस दरमियान इतनी सारी चीजें आ रही थी और अगर कोई खामी है तो उसे दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि कानून बनने वाला है। और अगर उसमें कोई लेकुना है, अगर उससे समय रहते दुरुस्त किया जाए तो आई थिंक ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए और जो चर्चा होती है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बहुत लंबे समय बाद में ये बात भी देखने को मिल रही है कि जो प्लेटफॉर्म लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है स्टेट असेंबली उस राज्य के लिए, अगर वह वास्तव में कोई चूक होती है तो उसकी माफी नहीं होनी चाहिए। और बड़ी बात है कि अगर उसे स्वीकार किया जाता है तो वो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की
मजबूती है ये, ताकि आप मजबूत बिल लेकर के आ सके। चलिए, इससे सबक लेना चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जयपुर प्रतिनिधि की तरफ से मैं सरकार को बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया है और आशा करता हूं कि इसमें अब जो भी संशोधन आएंगे वो सभी पक्षों का ध्यान में रखते हुए ले जाएंगे। चलिए, मैं समझ चाहूंगा, समय का अभाव है। तमाम अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, दर्शकों का शुक्रिया, और खास खबर में इतनी ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।